नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। जब ये चैनल मैंने शुरू किया था उस दुर्घटना को बहुत साल बीत गए, लेकिन मैं इस पर बहुत एक्टिव नहीं था। दर्शकों, थोड़ी भूमिका आज बतानी पड़ेगी। इसलिए नहीं था कि पत्रकारिता से मोहभंग हो चुका था। इस मीडियम को मैंने बहुत बरता नहीं था और 20-22 वर्षों तक पत्रकारिता के हर एक विधा में, टीवी, रेडियो, प्रिंट, तीनों में काम करने के बाद समझ ये आया था कि अब पत्रकारिता जो हो रही है वो बहुत अलग तरह से होगी और पूरा कलेवर बदल गया। लेकिन मूल सिद्धांत पत्रकारिता का क्या है? किसी भी खबर को उसके सभी आयामों के साथ आप सभी के सामने रख देना। और आज मैं ये ज्ञान शुरू में इसलिए दे रहा हूं, ये डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूं कि मैं आज एक बहुत ही चर्चित और कहें तो विवादित विषय उठा रहा हूं। कुलदीप सेंगर को आप सभी जानते हैं, उनसे जुड़ा हुआ मसला आप सभी जानते हैं। लेकिन कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट ने जमानत दी है, उसके बाद कोर्ट का एक विस्तृत फैसला आया है। हम में से कितने लोगों ने उसको पढ़ा है? आप मेरी राय कोर्ट्स के बारे में जानते हैं, तथाकथित न्यायालयों के बारे में मैं क्या सोचता हूं वो सब आप जानते हैं। लेकिन मेरी आप सभी से गुजारिश है कि पत्रकारिता के पुराने ओल्ड स्कूल के तहत मैं ये प्रयास अब शुरू कर रहा हूं। इसमें केवल तथ्य जानिए, और इसके लिए मैंने अतिथि जिनको बुलाया है वो भी अच्छे खासे विवादित और चर्चित रहे हैं। तो इस पर भी एक हंगामा हो सकता है कि ये तो भाजपा के आदमी हैं और ये करेंगे, लेकिन फिर वही बात, मैं और आप चुपचाप सारे तथ्यों को सुनते हैं। हमारे साथ हैं अजीत कुमार सिंह, हमारे दद्दा प्रिय, जो अब बाबा रामदास हो गए हैं, आप सभी जानते हैं। दद्दा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जय श्री राम। केस की पूरी फाइल आप हमारे साथ साथ हमारे दर्शकों श्रोताओं को बताएं, शुरू से लेके अंत तक। जी, जय सिया राम। व्यालोक भाई, आप भी गांव घर के रहने वाले हैं, गांव गिराव के, गांव की समाज को समझते हैं। मेरे ज्यादातर दर्शक समझते हैं मेरे आपके। गांव में खानदानी दुश्मनी नाम की एक चीज होती, जो कि किसी दादा के जमाने से शुरू हुई थी और उसको आज पोता निभा रहा है बाकायदे। आम बात है गांव में। तो सेंगर और इस पीड़िता के परिवार की खानदानी दुश्मनी है। बम, बंदूक, गोली, कट्टा, मार, झगड़ा, लाठी, बल्लम, गणसा सब चला है और आज तक चल रहा है। पिछले 20 साल से चल रहा है। गांव में कोई नई बात नहीं है, सामान्य बात है। हर गांव में ऐसे 2-4 परिवार होते हैं जो कि पिछले, मेरे परिवार में एक परिवार से दुश्मनी है, जो मेरे पिताजी जब भरी जवानी में थे तब शुरू हुई थी। और अभी हमारा लड़का उनके लड़के को सोशली बहिन मतारी करी आया है और पूरा बोला मारने दौड़ा था। मेरा लड़ना ने पहलवान 60 साल बाद। गांव में सामान्य बात है। अब मुझे एक बात बताइए कि एक व्यक्ति जिसने आपके बाप को दौड़ा दौड़ा के मारा है, आपके ताऊ को मारा है, आपके चाचा को मारा है, उसके पूरे खानदान ने, उसके घर 16 साल की लड़की रात को 8 बजे नौकरी मांगने जाएगी। पहली बात तो गांव में 16 साल की कौन सी लड़की है जो नौकरी खोजने जाती है, वो भी ठाकुरों की। 16 साल की लड़की को कोई क्या नौकरी दे देगा? घर में नौकरानी रखने के अलावा आप बताइए, घर में हेल्प बनाने के अलावा 16 साल की लड़की को गांव में कोई क्या नौकरी दे देगा? तो पीड़िता कहती है मैं रात को 8 बजे इनके घर नौकरी खोजने गई, अपने खानदानी दुश्मन के घर।
ये बात समझ में आती है किसी को? ये कोई किसी अंधे, किसी विक्षिप्त व्यक्ति को भी ये बात नहीं गले से उतरेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं दद्दा कि आप बाकायदा नाम लेकर और दर्शकों के लिए, जैसे मैं एक वाक्य बोल देता हूं, इस भाषा में अगर आप बात करेंगे तो दर्शक ज्यादा लाभान्वित होंगे। जैसे कुलदीप सेंगर के ऊपर जो आरोप है दर्शकों, हाँ। कुलदीप सेंगर के खिलाफ पीड़िता ने जो भी आरोप लगाया उसकी शुरुआत इससे होती है कि वह रात 8 बजे नौकरी मांगने गई थी जी, और उसके पहले कुलदीप सेंगर की और पीड़िता के परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही दुश्मनी थी, जैसा इन्होंने बताया। अभी तक की बातचीत यहां तक पहुंची है। अब आगे बढ़ते हैं जी। दुश्मनी क्या थी? सेंगर मूलतः रहने वाले हैं फतेहपुर के, जो इलाहाबाद से आगे फतेहपुर आता है प्रयागराज से कानपुर जाते समय। इनको मिल गया नवरसा, मतलब ननिहाल में संपत्ति मिल गई, मामा नहीं थे तो हैं। तो अब दोनों जगह की संपत्ति थी, संपन्न आदमी हो गए, रसूखदार हो गए। सेंगर की मां, जो कि उसी गांव की बेटी हैं, वह प्रधान थी। 2000 में, सन 2000 में जब प्रधानी का नया इलेक्शन आया तो पीड़िता के चाचा महेश सिंह और उनके पिताजी ने कहा हम चुनावी प्रधानी लड़ेंगे। सेंगर की मां पहले से प्रधान थी, तो प्रधानी पे मनमुटाव शुरू हुआ, वहां से झगड़ा शुरू हुआ। नहीं तो पहले पटीदार थे, एक ही गांव के रहने वाले हैं, पटीदारी है। वहां से झगड़ा शुरू हुआ, झगड़ा मारपीट हुआ, गोली बम बंदूक चला। उसके बाद जो पीड़िता के चाचा और पिता हैं वो भी हिस्ट्री शीटर हैं। पिताजी पर 1.5 दर्जन मुकदमा था, चाचा पे 12 या 13 मुकदमा है, जिसमें हत्या का प्रयास, डकैती सब, और एक केस में, हत्या के प्रयास के केस में 10 साल के सजा याफ्ता है, सजा मिली, फरार हो गए, 17 साल फरार रहे। ये तो है चाचा के हिस्ट्री पीड़िता के। इसलिए पीड़िता और पीड़िता का परिवार कोई दूध का धुला है और सेंगर माफिया है, यह भी तर्क नहीं रुकता। दोनों छंटे हुए बदमाश हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, अपने इलाके के, अपने गांव के। फिर सेंगर 2000 में के बाद, 2002 के बाद अचानक राजनीति में कूद पड़े। पहले बसपा से 1 टर्म, 2 टर्म सपा से, फिर 1 टर्म भाजपा से एमएलए हो गए। एमएलए भी हुए अलग अलग सीट से। लोग एक सीट में अपना वर्चस्व नहीं बना पाते, रसूख नहीं बना पाते, उसका अगल बगल की 5 सीटों पर वर्चस्व है। 3 से अलग अलग 3 सीटों से विधायक बन चुका है। पहले 5 साल बसपा और 10 साल सपा में रहा। लोग कहते हैं भाजपाई है, भाजपाई है। 10 साल सपा में क्या कर रहा था, मैं ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए बता रहा हूं कि आप लोग पीड़िता के बाप का इतिहास भी जान लीजिए और सेंगर का भी जान लीजिए। खैर, पर सेंगर पे जो आरोप लगा उससे पहले एक घटना हो चुकी थी। पहले घटना क्या हुई कि लड़की जो पीड़िता है, गांव के एक पंडित जी के साथ भाग गई। कौन? सम तिवारी। गए, घर वाले बरामद करके ले आए। गांव में हुई पंचायत। आमतौर पे गांव में ऐसे मामलों में पंचायत ही होती है। तो लड़की के चाचा बोले कि हमारी लड़की भागी, तो भगाने में शुभम सिंह का भी हाथ था। शुभम सिंह इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट है, तो हमारी बेटी की शादी शुभम सिंह से करो। तो शुभम सिंह की मां बोले हम काहे करेंगे, भागी थी पंडित जी से, हमारा लड़का काहे शादी करेगा। उसका यार अगर पंडित जी वाला लड़का है, अच्छा वो लड़का जो पंडित जी है वो शुभम के ड्राइवर हैं। शुभम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। इसकी यारी दोस्ती पंडित जी से थी। उसका पूरा फॉरेंसिक एविडेंस है, कॉल डिटेल्स हैं उस लड़की की, उस पंडित जी से सैकड़ों कॉल्स हैं। खैर, पंचायत में शुभम की मां न कर गई, क्या है, हम नहीं। शशि सिंह नाम है उनका, कि हम अपने बेटे की शादी कहां है, तुम्हारी लड़की से कर दे। अगले दिन लड़की के चाचा गए और थाने में शुभम सिंह, वह पंडित जी,
शुभम सिंह की मां, शुभम सिंह की बहन और एक यादव जी का नाम लिखा दिया। गैंग रेप। 164 का बयान हुआ। 164 में लड़की ने बोला दिन में 2 बजे मेरे को फोन आया कि चलो कानपुर तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। एक जगह कहती है रात को 8 बजे आया, एक जगह कहती है रात को 10 बजे आया। ये अलग अलग जगहों पे उसने जो बयान दिए हैं। मुख्यमंत्री को कंप्लेंट की, उसमें कुछ लिखा, मीडिया को बाइट दी, उसमें कुछ बोला, एफआईआर करी, उसमें कुछ अलग बात बोली। एफआईआर में लिखा कि शुभम की मां शशि सिंह मुझे रात को 8 बजे सेंगर के घर लेके गई। नहीं, सॉरी, मैं दो घटनाओं को कंफ्यूज कर गया हूं कि रात को शुभम की मां का फोन आया कि चलो कानपुर में तुम्हारी नौकरी दिलवा दे, हमको कार में बैठाए रात को 10 बजे और कानपुर ले गए। रास्ते में हमारे साथ या किए, फिर पता नहीं एक यादव जी को औरैया में बेच दिए 60,000 में। फिर पुलिस हमको बरामद करके ले आई। 164 का बयान में शुभम की मां, शुभम की बहन, वह पंडित जी, कौन तिवारी। एक सवाल यहाँ ये उठता है कि ये कौन सी नौकरी ऐसी थी जो कानपुर ले जाना रात में ही जरूरी था, सुबह नहीं इंतजार हो सकता था? ये बात तो जज साहब को पूछनी चाहिए थी ना लड़की से। अच्छा, माखी से कानपुर की दूरी, माखी से उन्नाव की दूरी है 14 किलोमीटर उनके गांव से, और उन्नाव की दूरी होगी करीब 1 घंटा की, सवा घंटा। तो रात को 10 बजे कौन से कानपुर में इंटरव्यू था कि रात को ले जा रहे थे और तुम चल पड़ी? अच्छा, एक चीज मैं दर्शकों से एक सवाल पूछता हूं, आप ही के घर में, चलिए ना 16 साल की लड़की, आपकी 26 साल की लड़की, आपकी पूरी मैच्योर लड़की को कोई आए कि चलो कानपुर जाना है रात को 10 बजे, तुम्हारी नौकरी का इंटरव्यू है, आप अकेली भेज देंगे अपनी बेटी को? भेज देंगे? साथ जाएंगे ना? या ये इतना पूछेंगे कि रात को 10 बजे जाने का क्या मतलब है जी, कल सुबह जाना? भाई कितने बजे इंटरव्यू होगा? 9-10 बजे से पहले नहीं ना होगा, सुबह 6 बजे निकल जाना। लड़की रात को 10 बजे। अच्छा, एक जगह बोलती है कि 2 लोग थे कार में, मैं मुझे ले गए। एक जगह कहती है मैं घर से बाहर पानी लेने निकली तो मुझे 5 लोगों ने किडनैप कर लिया। मतलब 5 अलग अलग बयान दिए हैं। एक जगह बोली दिन में 2 बजे, एक जगह बोली रात में 8 बजे, एक जगह बोली रात में 10 बजे, एक जगह बोली 2 लोग थे, एक जगह बोली 5 लोग थे, एक जगह बोली हम बाहर आए, हमको कार में बैठा लिया, एक जगह बोली मैं तो पानी लेने आई थी, 5 लोगों ने उठा के जबरदस्ती कार में डाल लिया। 5 अलग अलग बयान दिए हैं लड़की ने। 164 का बयान दिया, इन 5 लोगों का नाम लिया, सेंगर का कोई नाम नहीं लिया। यह घटना है 11 जून की, जब सो कॉल्ड इसका किडनैप और गैंगरेप हुआ। 11 जून, 20 जून के आसपास बरामद हुई, 21 या 22 जून के आसपास जो है 164 का बयान दी, उसमें सेंगर का बिल्कुल नाम नहीं। 80 दिन बाद इसको ध्यान आया कि 11 जून वाली घटना से 1 हफ्ता पहले 4 जून को सेंगर ने भी मेरा बलात्कार किया था। जब पहली बार मजिस्ट्रेट को 164 का बयान दी, उसमें सेंगर का नाम नहीं ली। 80 दिन बाद इसको याद आया कि हमारा तो सेंगर ने भी किया था। अच्छा, सेंगर का नाम क्यों ली? अब गांव की असली बात बताता हूं। नहीं, आप आगे बढ़े, उसके पहले ये तो खैर देखिए, हम वस्तुनिष्ठ ना हो, मान लीजिए ट्रॉमा में थी, धीरे धीरे बातें याद आती हैं। किसी कोई लड़की अगर उस चीज से गुजरी है तो मान लीजिए कि चली है, तो ये दर्शकों हम विवेक पर छोड़ते हैं, आपके आगे बढ़ते हैं जी। एक चीज दद्दा ये जानना चाहेंगे कि जो अभी का मामला आया है उसमें कोर्ट ने भी तो भाई जमानत दी है, तो बहुत तकनीकी आधार पर दी होगी ना, जमानत वैसे तो दे नहीं दी है, तो उस पर भी बढ़ेंगे, लेकिन आप कंटिन्यू रहें जी। नहीं, उस पर थोड़ा बाद में आएंगे। अभी जरा सेंगर पे जो आरोप लगाए, तो सेंगर पे पहला आरोप कि 80 दिन बाद लगा।
हाँ 80, एक तो 80 दिन बाद लगाया, पहले 164 के बयान में सेंगर का बिल्कुल नाम ले लिया। अच्छा एक चीज, 4 जून को नौकरी पे मांगने गई तो एक एमएलए ने बलात्कार किया, 11 जून को फिर नौकरी मांगने चल पड़ी शुभम के साथ। क्यों? फिर सामूहिक बलात्कार हो गया। 4 जून को अकेले सेंगर ने किया, 11 जून को फिर चल पड़ी कानपुर में। सर 16 साल की लड़कियां इतनी करियर ओरिएंटेड होती हैं क्या? अच्छा 16 साल की लड़की को नौकरी कौन सी मिलती है? अच्छा आगे सुनिए। अब एविडेंस हुई सर, बकायदा सीबीआई जांच हुई है। सेंगर उस समय उन्नाव में थे, जो कि 14 किलोमीटर दूर है। सेंगर के साथ उनके पुलिस सुरक्षा कर्मी थे। सेंगर रात को 9 बजे 8 से 8:30 के बीच में वो सो कॉल्ड घटना होनी बताई गई है। उस वक्त वो लड़की अपने फोन से विभिन्न कॉल्स पे थी। आप कहेंगे तो मैं कॉल्स की डिटेल अभी पढ़ के सुना दूंगा, इतने मिनट इससे बात किया, इतने मिनट इससे बात किया, 8 से 8:30 के बीच में। परंतु जज साहब ने किसी एविडेंस को नहीं माना। वो कहते हैं नहीं, लड़की अगर कह रही है कि उसके साथ हुआ तो हमने मान लिया हुआ। सर इस कानून की सबसे बड़ी विडंबना है कि लड़की ने कह दिया आपने मेरे साथ ये किया तो किया, आपकी लाख अपनी बेगुनाही का सबूत दीजिए। सेंगर ने दिए। सेंगर के साथ जो पुलिस कर्मी थे उन्होंने कहा कि नहीं साहब इतनी तारीख को इतने बजे तो हम लोग वहां थे, फिर फलनवा के कंछेदन समारोह में फंक्शन था वहां गए थे, कानपुर हमीरपुर रोड पे एक उसमें अपने बैंक्वेट हॉल में। कोर्ट ने किसी चीज को नहीं माना, कोर्ट ने एलिबाई मानी ही नहीं। खैर चलिए छोड़िए। और पॉक्सो का एक्ट लगाते हुए सेंगर को 20 साल की सजा दे दी, जबकि एविडेंस चीख चीख के कह रहा था कि सेंगर निर्दोष है। आगे सुनिए। फिर इसके अलावा क्या हुआ? जब यह सब घटना हो गई उसके बाद इन दोनों परिवारों में फिर लड़ाई हुई। उस लड़ाई में इसके बाप के साथ खूब मारपीट हुई और सेंगर के छोटे भाई ने लाठी डंडा ईंटा से मारा। इस लड़की का बाप घायल हो गया और सेंगर चूंकि भाई एमएलए साहब है, रसूख तो यह है, इसके बाप के पास एक कट्टा और 5 ठो कारतूस दिखा के बंद करवा दिए सब। अब भाई जो आदमी बंद हो गया वो तो पुलिस कस्टडी में हो गया, पर मारपीट में तो घायल पहले से ही था और अस्पताल में भर्ती हुआ। अस्पताल में मृत्यु हो गई, पर वो मृत्यु पुलिस इंटेरोगेशन या पुलिस की पिटाई से नहीं। लोग कह रहे हैं ना पुलिस कस्टडी में मृत्यु हुई, नहीं, पुलिस ने मारा नहीं, मारा तो इन्हीं लोगों ने था। मारपीट सेंगर के गैंग से हुई थी। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं तो बेशक पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हुई, क्योंकि अरेस्ट था तो पुलिस अभिरक्षा ही मानी जाएगी, पर अस्पताल में भर्ती था। उस केस में सेंगर को 10 साल की सजा और हो गई। और 20 साल की इसमें पॉक्सो में चल रही थी। तो अब हाई कोर्ट में अपील है। तो हाई कोर्ट में सेंगर ने बेल की एप्लीकेशन लगाई और जो डिफेंस काउंसिल है उसने आर्ग्यू किया। 54 पेज का जो बेल का जो जजमेंट आया है, 54 पेज का, मैंने पूरा पढ़ा है। सर जज ने एक टेक्निकल पॉइंट पे बेल दी है और बाकायदे खूब बहस हुई है दोनों काउंसिल्स में। वो टेक्निकल पॉइंट है कि अगर सामान्य पॉक्सो का केस है तो 7 साल की सजा है, परंतु यदि पब्लिक सर्वेंट है तो 20 साल की है। तो कोर्ट में बहस यह हुई कि एमएलए या एक्स एमएलए पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं है।
वो पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में आता है या नहीं आता है। अगर तो पब्लिक सर्वेंट है तो 20 साल की सजा होगी, अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो 7 साल की सजा होगी। तो माननीय न्यायालय ने ये पाया कि नहीं, एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है। अगर नहीं है तो मैक्सिमम सजा 7 साल की हो सकती है, और ये ऑलरेडी 7 साल 6 महीने की सजा काट चुके हैं। और अपील हाई कोर्ट में लंबित है, मुकदमा चल रहा है, उसमें सुनवाई हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या लोअर कोर्ट ने जो 20 साल की सजा सुनाई वो उचित, क्योंकि लोअर कोर्ट ने बहुत सारे सबूतों को नजरअंदाज किया हुआ है। अब सर इस टेक्निकल ग्राउंड पे कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है, और यदि नहीं है तो मैक्सिमम सजा 7 साल की है, 7 साल 6 महीना पहले ही काट चुके हैं, इसलिए इस केस में उनको बेल दी जाती है और इनकी वो 20 साल की सजा सस्पेंड की जाती है। मतलब अभी लागू नहीं होगी जब तक फैसला नहीं आ जाता हाई कोर्ट का, परंतु बेल दे दी। परंतु इसका मतलब यह नहीं है, दर्शकों को एक बात और बता दूं, सेंगर अब भी जेल में ही हैं। क्यों? क्योंकि एक अन्य मुकदमे में 10 साल की सजा है ना, वो सजा अभी चल रही है, उसमें जमानत नहीं मिली है। पर अब आप हाई कोर्ट पे चढ़ बैठे हैं, कांग्रेसी इकोसिस्टम हाई कोर्ट पे चढ़ बैठे कि कैसे बेल दे दी। अब मुझे एक बात बताइए आप। नहीं, वो तो चढ़ ही रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना, वो तो बाकायदा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन हो रहे हैं। उनका तो ये कहना है कि भाई, और दर्शकों यही बात समझने की है, मीडिया ट्रायल। आप लोगों को याद होगा, दिल्ली या गाजियाबाद की कोई लड़की थी आज से 10-12 साल पहले, जिसको लोगों ने हीरो बना दिया था। निशा शर्मा शायद नाम था, उसने निशा शर्मा दहेज के नाम पर दे दिया था, भेज दी थी बारात वापस, और बाद में वो पूरा मामला फर्जी निकला था, लेकिन उस पूरे परिवार की जिंदगी नष्ट हो गई थी। उसी तरह आपको याद होगा, एक हरियाणा में बस में चलती 2 लड़कियां, कि बहुत बहादुरी की चर्चा हुई, बहुत बहादुरी की चर्चा हुई, बाद में पता चला कि वो मसला है। रुके 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 रुके, सिर्फ बहादुरी की चर्चा नहीं हुई थी, खट्टर चाचा पुरस्कार दे रहे थे 26 जनवरी को, वीरता वीरांगना। ठीक है, दे रहे थे। ऐसे ही मीडिया ट्रायल्स, ऐसे ही हमारा सिस्टम सर, हमारा सिस्टम शीघ्र पतन का कितना बड़ा मरीज है कि रातों रात वीरांगना घोषित कर दिया खट्टर साहब ने, चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के। दादा, एक और उदाहरण याद आ रहा है, इसलिए मैं पहले उदाहरण गिना दूं। मुझे एक और उदाहरण याद आ रहा है, वो उदाहरण है दिल्ली की एक शिक्षिका का, जिसमें अभी भी कई तथाकथित नामचीन पत्रकार, अभी तक वो मामला चल ही रहा है। उस शिक्षिका को इन लोगों ने सरेराह पब्लिक एंगर का शिकार बनवा दिया था। इन मीडिया ट्रायल्स से न्याय कितना सिद्ध होता है, पत्रकारों को क्या करना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है कि वो फैक्ट्स रखें, और हमें अगर अपना ओपिनियन देना है तो हम इस तरह के पॉडकास्ट करें। अपना ओपिनियन हो तो नीचे लिखें कि ये हमारा ओपिनियन है, वरना खबर जो है वो खबर केवल ये होती है कि फैक्ट्स उसके क्या हैं और कितने लेयर्स हैं। उसमें ना ऑब्जेक्टिविटी होती है ना सब्जेक्टिविटी होती है। जैसे इसी खबर को अगर आप पढ़ें और सीधे गरियाने के मूड में आ जाएं कि नहीं, कुलदीप सेंगर है दोषी, तो अलग नजरिया होगा। लेकिन अगर उसका कोई आदमी आएगा तो वो दद्दा ने जितनी आसानी से फैक्ट्स रखे हैं, उन फैक्ट्स को वह उतनी आक्रामकता से रखेगा और कहेगा कि न्याय की हत्या हो गई है। यहां भी न्याय की हत्या ही दिखती है। दद्दा, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क, फिर हम इस चर्चा को खत्म करेंगे। जी, मैं 2 रिमार्क्स करना चाहता हूं।
रामलीला मैदान में लोकतंत्र की रक्षा करते हुए गांधी परिवार के नौनिहालों ने सरेआम इलेक्शन कमीशन का नाम लेके धमकाया था कि तुमको देख लूंगा, नाम लेके। प्रियंका गांधी ने बकायदा नाम लिए थे कि फलनवा फलनवा फलनवा, कहाँ भी एकदम फिल्मी डायलॉग मारी थी कि कहीं भी छुपोगे तुमको पकड़ के घसीट के निकालेंगे, क्योंकि तुम हमारे मन के लायक काम नहीं कर रहे हो। कहते थे कि हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। अब ये हाई कोर्ट के जजेस को धमका रहे हैं कि तुमने हमारे मन के विपरीत फैसला कैसे दे दिया। आगे सुनिए। और फिर कहते हैं कि भाजपा ने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लिया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के गले में पट्टा बांध के घुमाना ये लोग चाहते हैं कि हम उनके मन के लायक फैसला दो। तो वो तो उनका अधिकार है ना, वो तो इस देश के मालिक है ना। चलिए, चौथी पीढ़ी पर शासन करना था, आप लोग दिए नहीं रहे हैं, तो उनके बारे में अलग बात करेंगे। नहीं, वो नहीं चलेगा, उनका अधिकार है, इस देश की जनता उनकी प्रजा है। अंतिम 2 मिनट। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, सुप्रीम कोर्ट की, गूगल पे है, पढ़ लीजिएगा। उसका ओपनिंग एक जो है वो करीब 20-25 पेज का एक लेख है जो कि हाई कोर्ट के एक जज साहब ने लिखा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था का इतिहास क्या है। तो उन्होंने कहा हमारे देश में पुरातन काल में पंचायत जो है न्याय की पहली सीढ़ी थी। गांव में आम सामान्य अनपढ़ लोग पर समझदार लोग 5 लोग मिलकर किसी जटिल से जटिल मुकदमे का फैसला मतलब कुछ मिनटों में घंटों में कर दिया करते थे, क्योंकि स्थानीय मामले होते, गांव का मामला गांव की पंचायत में सलट जाता था। और राजा भी न्याय से ऊपर नहीं था, राजा को भी दंड देने का विधान था। यह हमारी वैदिक काल में न्याय व्यवस्था थी जिसे पंचायत कहा जाता था। जब पंचायत से मामला नहीं सलटता था तो 1-8% मुश्किल से हजारों में एक मामला जो था वो राजा के दरबार में पहुंचता था। तो अंतिम न्याय सुप्रीम कोर्ट राजा था, पर वह भी न्याय से ऊपर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट भी मतलब राजा भी। अंग्रेजों ने एक ऐसी न्याय व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी जिसने सबसे पहले तो हमारी पंचायती न्याय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और अन्याय का सबसे बड़ा कारण ये वर्तमान हमारी जुडिशरी है, जो कि सबसे पहला काम तो करती है कि ये डिले करती है, 40-40 साल तक फैसला नहीं देती। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, नंबर 1। नंबर 2, अगर सेंगर का केस किसी गांव की पंचायत में गया होता ना तो 5 मिनट में फैसला दे देती, क्योंकि गांव, अच्छा आज आप चले जाइए माखी गांव और ओरिजिनल जो है जहां के सेंगर रहने वाले, जहां की ये घटना है, उसके अगल बगल के 2-4 गांव के लोगों से पूछ लीजिए भैया असलियत क्या है। बच्चा बच्चा आपको असलियत बता देगा। पर हमारे जज साहब, अच्छा हमारे जज साहब ने तो, लोअर कोर्ट ने तो इतने एविडेंस थे सेंगर की बेगुनाही के, किसी को संज्ञान में लिया ही नहीं, सुना ही नहीं। बस लड़की ने कह दिया ना मेरे साथ ऐसा हुआ है, बात मान लिया। सर ये निर्भया के बाद यही सौगात हमारे देश को मिली है कि कोई भी लड़की खड़ी होके आपको, मेरे को, किसी को भी सिर्फ आरोप लगाना है। आपको मालूम है 80 दिन बाद सेंगर पे आरोप लगा, ना तो कोई मेडिकल। सर जब कभी ऐसा केस होता है तो सीमेन के स्टेन्स होते हैं कपड़ों पे, अंडरगारमेंट्स पे, चद्दरों पे, कमरे में। पीड़िता और अक्यूज्ड के बाल होते हैं शरीर के, दुनिया भर का फॉरेंसिक एविडेंस होता है, डीएनए सैंपल्स होते हैं। उसके बाद लड़की का मेडिकल होता है, उसके बाद वेजाइनल स्वैब लिया जाता है। सेंगर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है,
नॉट इवन अ सिंगल एविडेंस, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और एलाबाई कहती है कि सेंगर मौके में मौजूद ही नहीं था, उसकी एलाबाई के सैकड़ों सैकड़ों गवाह हैं। इसके बावजूद कोर्ट ने सिर्फ चूंकि लड़की ने कह दिया कि मेरे साथ ऐसा किया है पर्याप्त, चलो जी 20 साल के लिए अंदर। सर मेरा सेंगर से कोई रिश्तेदारी नहीं है, मेरी ब्रजभूषण शरण सिंह से भी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि ये जो कानून है ना, कि कोई भी लड़की कई साल बाद उसको याद आता, अरे था हमारा संगात ही हो गया। दद्दा जी अब इस विषय को कंक्लूड करने का समय आ गया है, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी जुडिशरी एक नाबदान है जिसका गटर पूरे देश को गंदा कर रहा है। इस बात में किसी को कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमारी पत्रकारिता अपने मकाम से भटक चुकी है। हमारी पत्रकारिता आज इतना आगे निकल चुकी है कि सच झूठ तथ्य फैक्ट फिक्शन सबका भेद मिट गया है। इसलिए प्रयास मैंने किया है कि केवल शांति से, यह भी एक तरीका है कि अपने फैक्ट्स को रखें। दर्शकों, ये मामला आप लोग जितना साधारण समझ रहे हैं ये है नहीं, इसलिए इस पूरी बातचीत को गौर से सुनिएगा और फैसला पब्लिक डोमेन में है, जाकर पढ़िएगा उसको समझिएगा और देखिएगा कि इस देश में न्याय मुद्दा मसला कैसे तय होता है, किस तरह आपके मस्तिष्क के साथ खेला जाता है, और एक दुर्घटनावश हिंदू प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू ने देश की जड़ों में कैसा मट्ठा डाला है। इन सब बातों पर सोचिएगा। व्यालोक वाणी को आप जितना स्नेह और प्रेम देते रहें, प्लीज देते रहिए। इसी तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। दद्दा स्लो जिंदगी और बाबा की खड़ी खोटी पर मौजूद रहते हैं। मैं भी कभी कभार जाता हूं जब दद्दा बुलाते हैं। ये सारा हमारा एक ही परिवार है, इसलिए इस सभी पर आप आवाजाही बनाए रखें। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा विराम लेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम, हर हर महादेव।